ना मुफाहमत ना मुज़ाहमत, हमें शफाफ इलेक्शन चाहिए। इस मुल्क का हाल इस हुकूमत ने कर दिया है, उसमें मुफाहमत का तो कहीं मुझे नहीं लगता कि इनके साथ बात भी करनी चाहिए। मुफाहमत तो बहुत दूर की बात है। फिलहाल तो मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को मरियम बीबी ही शामिल नहीं कर रहे नून लीग में, तो हुकूमत में उनका शामिल होना। अगर रब ने मौका दिया तो हम एक जमात के अलावा सब जमातें मिलकर 2 सालों में 2.5 सालों में कराची को जनूबी एशिया का पेरिस बना देंगे। कौमी हुकूमत की बात नहीं की उन्होंने, नेशनल कंसेंसस की बात की थी। अगर आपकी कौमी हुकूमत 100 बना लें, अगर वो आइन के मुताबिक नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। कानून पर अगर अमल दरामद हुआ तो शहबाज शरीफ साहब मज़ार कायद की में नहीं अडयाला में होंगे। PTI की पहली और आखिरी हुकूमत है। अपोजिशन सीरियस हो जाए और बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए, फिर इमरान के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए, तो हम इन सेलेक्टेड को हटा सकते हैं और जमहूरियत के बहाली की तरफ भर सकते हैं। इनकी शक्लें देखें, मुल्क के हालात ऐसे हैं, कहीं नहीं जा रहा इमरान खान। मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहना चाहता हूँ, आप बहुत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। हमारा मुतालबा ये है कि जल्द अज जल्द साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाया जाए। 23 का फेयर श्योरिटी दीजिए, श्योरिटी देते हैं, फेयर होगा। किससे श्योरिटी चाहिए आपको? और 2 साल के अंदर अंदर इलेक्शन से पहले नैब के सारे फैसले हो जाएंगे। ये नाजायज नाअहल हुकूमत है, मुसल्लत की गई हुकूमत है, और इस इंतकाम को जितना फेस कर लिया। अब इस इंतकाम को के आगे पेश होना सबसे बड़ी ज्यादती है। इस मुल्क का खजाना बाहर ले जाने वाले हैं, वो मुमकिन है जेलों में हो 2 साल के अंदर अंदर, और इलेक्शन की एक नई शक्ल हो। मियां साहब को वापस आना चाहिए, वो बिल्कुल आएंगे, अपने मुल्क में वापस आएंगे, ये उनका मुल्क है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट, मैं हूं मोहम्मद मालिक। अजीब खिचड़ी पकी हुई, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले मरियम कहती थी पहले मज़ामत होगी मुफाहमत होगी, अब उन्होंने बयान दाग दिया कि जी मुफाहमत तो छोड़ें, बातचीत नहीं होगी। उनके चचा जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं वो कहते हैं नेशनल गवर्नमेंट की बात भी कर रहे हैं, वो मुफाहमत की बात कर रहे हैं। उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं शाह खान अब्बासी साहब, वो टोटल एक दूसरा बयानिया लेके बैठे हैं। फिर अपोजिशन की उनकी जो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं वो आके कहती हैं कि नहीं, उनका मतलब ये नहीं था, वो तो बात कर रहे थे कि इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद PMLN ये करेगी। बिलावल भुट्टो आते हैं, वो कहते हैं कि ये सारे 2 नंबर काम हो रहा है। हमने जब इनको कहा कि आप लड़ें और वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस करें पंजाब गवर्नमेंट में, हम वो जीतेंगे, हम वो जितवा के इमरान खान के खिलाफ करेंगे। PDM कहती है हम इलेक्टोरल अलायंस बनेंगे, बीच में पीपल्स पार्टी है नहीं, ANP है नहीं, किसके साथ बनेंगे? एक अजीब मजाक, अजीब सा एक तमाशा चल रहा है। दूसरे हालात ये हैं कि अफगानिस्तान के जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके इतने सीरियस असरात होंगे पाकिस्तान के ऊपर। भाई सिक्योरिटी असरात भी हैं वहाँ पे, दाइश का, वहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान जौन से हैं वो वहाँ पे नई ग्रुपिंग में शामिल हो रहे हैं, लेकिन लग रहा है किसी को ये फिक्र नहीं है हो क्या रहा है। तो फिर हमने कहा, फिर वो शेख रशीद साहब हमारे जो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ा अर्सा पहले कहा था देखिएगा जी नून में से शीन निकलेगी, और अब पता नहीं लग रहा है शीन में से मीम निकल रहा है, क्या हो रहा है। तो हमने कहा एक ही बंदे से बात करते हैं, शायद कुछ समझ हमें आ जाए। उनका ज़रा बड़ा सीधा सादा वो भाबड़ा बाज़ार वाला स्टाइल है, वो कहते होते हैं, शायद ही कैन मेक सेंस फॉर अस। तो हमारे आज के मेहमान भी शेख रशीद अहमद साहब हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब कुछ समझाएं, हो क्या रहा है, सियासत क्या हो रही है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कल मरियम ने जो बयान दे दिया, आज मरियम ने रादर उन्होंने कहा कि जी वो मैं आपको सुना भी देता हूँ, उसमें तो क्लियर हो गया कि बीमारी का कोई ताल्लुक नहीं है। मियाँ साहब आएंगे तो अपनी मर्ज़ी से आएंगे, जब हालात होंगे अब तो लाना बेवकूफ़ी है। एक तो सवाल ये आपसे, मियाँ साहब अपनी मर्ज़ी से आएंगे तब आएंगे कि आपकी हुकूमत ला पाएगी, लेकिन मरियम को सुन लें ज़रा। आपको वापस आना चाहिए, वो बिल्कुल आएंगे और अपने मुल्क में वापस आएंगे, ये उनका मुल्क है। लेकिन ये जो इस हुकूमत के आगे, इसके इंतकाम के आगे पेश होना कोई अक्लमंदी नहीं। जी शेख साहब, हो क्या रहा है? मालिक साहब, आप भी जो है ना कौम का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। सारा कुछ आपने कौम को बता दिया। ये कौम का इन पे एहसान है कि इनको टीवी पे देख रहे हैं। एक ऐसा वक्त आने लगा कि लोग टीवी नहीं देखा करेंगे, ये सोशल मीडिया काउंटर कर जाएगा। और कौन देख रहा है इनकी बकवास को और इनकी इन बातों को? दिसंबर में चले हुए हैं हमसे इस्तीफ़ा लेने हुए, अभी तक रास्ते में ही है। और आप इनके लॉन्ग मार्च को, ये लॉन्ग मार्च हो सकता है, लाम व लो नून गाफ लॉन्ग मार्च हो सकता है। लॉन्ग मार्च के दिन ख़त्म हो गए हैं, झाड़ू फिर जाएगा। इस मुल्क की सलामती के मामलात हैं। ये कहाँ बैठे हुए हैं? ये क्या बेचते हैं?
ये उन मराहल में चले जाएंगे कि जी ये उन मराहल में चले जाएंगे कि इनको देखें ना, एक तारीख है इनका मीडिया की डेट है जी, एक जनाब अली ये मसला है तो इन्होंने आके टीवी पे छावनी डाल देनी है, इन्होंने स्यापा डाला हुआ है वैसे ही टीवी पे। कौन लॉन्ग मार्च करने जा रहा है? ये लॉन्ग मार्च जो है, मुल्क जो है ये 3-4 महीने 6 महीने बड़े सेंसिटिव हैं, इनको अकल होनी चाहिए, इनको समझ होनी चाहिए। ये अकल के इतने आ रही हैं कि दुनिया सियासत में पाकिस्तान एक अहम रोल अदा करने जा रहा है। और अभी शंघाई कॉन्फ्रेंस में भी प्राइम मिनिस्टर शरीक करें होंगे जहां दुनिया के लीडर्स होंगे। प्यूटन भी पाकिस्तान आ सकते हैं और चाइनीज सदर जो है शिपोंग वो भी आ सकते हैं, शी जिनपिंग भी आ सकते हैं। और पाकिस्तान के मामलात जो हैं दुनिया एक मुख्तलिफ शक्ल में देख रही है। सारी दुनिया का मीडिया इवन वो झूठों की है, रॉ के जो रिपब्लिक जो है भारतीय और 9 टीवी और जी और सबको सफ़े मातम बिछी हुई है इंडिया में कि क्या हो गया है, एनडीएस का सत्यानाश हो गया है। उनको रात सोए हुए भी ISI नजर आ रही है। सर जी इस खित्ते की सियासत बदल गई है। मालिक साहब आज मैं पहले दिन इंटरव्यू दे रहा हूँ, अफगानिस्तान की पहली हुकूमत का पहला दिन है, 31 तारीख लास्ट डेट थी विड्रॉल की अमेरिकन की, वो 30 को चले गए। कल रात 12 बजे आखिरी टाइम था। अभी जो लोग रह गए हैं उनको अभी हम इनखला कर रहे हैं। हज़ारों लोगों को हमने फैसिलिटेशन दी है अपने मुल्कों में जाने के लिए। आप पाकिस्तान का इमेज तो देखें, सियासत में भी इमेज इमरान खान का बेहतर हुआ है, इंटरनेशनली भी बेहतर हुआ है। और ये चले हैं जी लॉन्ग मार्च करने, क्या करोगे जी लॉन्ग मार्च, एक जुलूस निकालना है। देखें आपको तो वैसे ही मीडिया मिल रहा है, आज अदालत आ रहे हैं, आज जा रहे हैं, आज जुमा बाजार जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च लाहौर चलो ये क्या लारी अड्डा की सियासत ख़त्म है जी। मालिक साहब इनको ज़्यादा टाइम ही ना दिया करें। इंटरनेशनल सियासत को दुनिया को आप पढ़े लिखे लोग समझाएं कि आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है, अमेरिका कहाँ खड़ा है, रूस कहाँ खड़ा है, चीन कहाँ खड़ा है और दुनिया की सियासत में क्या होने जा रहा है। ये बेवकूफ़ों का टब्बर जो है कि जी आएंगे, आ जाएं इलेक्शन से पहले आप आ जाएंगे, आप ये समझेंगे इलेक्शन से पहले झाड़ू फिर चुका होगा, इनका झाड़ू फिर चुका होगा और साफ टाइलें नज़र आ रही होंगी कि सियासी टाइलें जो हैं ये ऐसी लगे हुए हैं जनाब यानी कि ये हमें ये इनकी क्या बदला है मुझे बताएं शेख साहब, आपने कौन सा क्लिप बदला है? अभी आपने शाहजेब के प्रोग्राम में भी आपने कहा यार ये 2 सालों में फैसले हो जाएंगे, सियासी नक्शा ही बदल सकता है, पता नहीं कौन होगा किस तरह होगा। लेकिन अभी हमने देखा एवन फील्ड रेफरेंस केस में अपनी जो इन्होंने अपीलें डाली हुई हैं उसमें आए 10वीं बारी अल्तवा ले लिए, तो ये 2 साल तो अल्तवा में गुजर जाना। आप क्यों, आपको उम्मीद हो रही है कि कोई फैसले हो जाएंगे? कौन सा पिछले 3 सालों में कितने फैसले हो गए जो अगले 2 साल में हो जाएंगे? मैं मालिक साहब इनको इलेक्शन के दौरान ये सियासी पार्टियां जो हैं इन हालात में नहीं देख रहा। मैंने तो एहतियातन 2 साल का है, 6 महीने में इनका सवा सत्यानाश हो जाएगा। पार्टियां जो हैं ये चल रही हैं किन बुनियादों पे चल रही हैं जी? देखें सब पार्टियों का यही स्ट्रक्चर हो गया। हम इनकी चोर बाजारी और करप्शन और लूट मार और पार्क लेन पे चल रहे हैं, ये कह रहे हैं जी हम बड़े नायल हैं, फलां भाई इस तरह मुल्क चलते हैं। दुनिया में क़यामत का समय जी। ये पाकिस्तान के पड़ोस में, जब मैं पड़ोस कहता हूं तो अभी मैंने कैनेडियन को आपसे पहले इंटरव्यू दिया, आज ही से शुरू किया, इससे पहले मैं फॉरेन और इंडिया को नहीं दे रहा था इंटरव्यू, कि तोरखम जो है उधर भी तोरखम है इधर भी तोरखम है, एक घर के अंदर से बॉर्डर गुजर रहा है, एक खानदान के कजन उधर हैं, एक खानदान के कजन इधर हैं। और जो मामलात हैं जैसे गवर्नमेंट फार्म होने जा रही है इनका, इन्होंने तबसरा किया है किसी ने अफगानिस्तान पे? इन्होंने किसी के तबसरा किया है कि इस खित्ते के और सेंट्रल एशिया के हालात में क्या असरअंदाजी होने जा रही है? और ये लेके बैठे हैं जी वो पंजशेर इतनी सी वैली, वो भी तालिबान ठीक कर लेंगे, फिर आप क्या बयानात दोगे? पाकिस्तान इस खित्ते में एक मास्टर रोल अदा करने जा रहा है और
एक वक्त आने जा रहा है कि दुनिया की ताकतों को एक कॉरिडोर मिल रहा है और ये दुनिया की तारकें, अगर अफगानिस्तान में अमन रहता है, जिसमें मुझे यकीन है कि आगे से बेहतर सूरत हाल होगी, तो दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है। ये क्या बेचने जा रहे हैं कि वो आ जाएगा, वो नहीं आया तो यहाँ कौन सा मुल्क नहीं चल रहा, और वो ये सारी इंडिया की लाइन टो कर रहे हैं। वो इंडिया की शक्लें देखें, इनकी भी देखें और इंडिया के देखें। जो लोग यहाँ से गए हैं उनके चेहरे उतरे हुए, मायूसी फैली हुई कि सारे कौंसलेट तब ख़राब हो गए, सारा उनका स्ट्रक्चर जो पाकिस्तान की तबाही का था उन्हें गले पड़ गया। 4-5 साल लगेंगे। एक बात बताएं, आपने बात की कि इन्होंने इस मामले में नहीं बोल रहे। आखिरी बारी मियाँ साहब की थी अक्टूबर 2020 की तकरीर, जिसमें बड़ा उन्होंने रगड़ा, फ़ौज को भी नाम लेके, आर्मी चीफ को, DGISI को नाम लेके साफ रगड़ दिया। फिर खामोशी रही बड़ा अरसा। अब उस दिन कराची वाले जलसे में वो फिर बोले और उन्होंने फिर नाम तो नहीं लिए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं छोड़ा, कोई उसमें कोई इबाम नहीं है। जब उन्होंने कहा कि तनख्वाहें भी लेते हैं, फिर सारी उम्र पेंशनें भी लेते हैं, और वो लोग जिनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं वही हुकूमतें बना रहे हैं, चला रहे हैं। इन हालात में इतने अरसे बाद मियाँ साहब ने जो दोबारा फ़ौज पे तोपें खोली हैं, इसका कोई पैटर्न है या फ्रस्ट्रेशन है, या कोई जो कोशिशें हो रही थी बिहाइंड द सीन्स उसमें फ्रस्ट्रेशन हो गई है? ये अचानक क्यों इन हालात में बोले हैं? मालिक साहब, मैं इसलिए नहीं कि दाखिला का वज़ीर हूँ, मैं आज ही मैंने पहले दिन फ़ौरन मीडिया को इंटरव्यू दिए हैं, वरना मैं पूरे 15 दिन मैंने मुँह चुप रखा है। जो पाक अजीम फ़ौज इस मुल्क में रोल अदा कर रही है और जिस ISI को ये ताने दे रहे हैं, मुझे तो बात का शक पड़ता है कि ISI पता नहीं सोती भी है कि नहीं सोती, इतना काम करते हैं वो, और कितनी फ़िक्रें हैं उनको। मैं अब गिनवाना नहीं चाहता, टिड्डी दिल हो, कोविड हो, सैलाब हो, ज़ल्ज़ला हो, बॉर्डरों का इनखला हो, पोजीशन तो बड़ा ऐसा शेख रशीद अच्छा सा जोड़ा पहन के कोर्ट के आगे आ जाए और अपनी हाज़िरी लगाए, ये समझते हैं बस आगे देख कोई नहीं रहा इनको। इनकी रेटिंग देख लें आप, कितनी बुरे तरीके से मुतासर हैं। लोग कहते हैं दफ़ा करो, एक पुराना ही रज़िया भट्ट का नावल लगा हुआ है इस मुल्क में। सर जी, पीपल्स पार्टी इनके साथ नहीं है, ANP जैसे आपने कहा वो इनके साथ नहीं है। इनके साथ है कौन? एक फजलुर रहमान है, बाकी जितने लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो मेरे से भी छोटी पार्टी है। मैं तो फिर भी एक सीट का, उनके पास सीट भी कोई नहीं है। किस चीज़ की आप दुआई दे रहे हैं जी? किस चीज़ का? आए आप, कानून आपको देखें, कानून आपका इस्तेमाल करेगा। मौलाना फजल अभी तो देखें ना, इन्होंने डेट भी नहीं दी लॉन्ग मार्च की, इन्होंने लॉन्ग मार्च की डेट भी नहीं दी। आपने उसकी आज 8 दिनों से उनकी स्टोरी चला रहे हैं जी, लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, लॉन्ग मार्च होने जा रहा है। कल करते हैं, आज करें तो सही ना। इनको अब पता लगे लोगों। देखें, इतने फजलुर रहमान को भी एहतियात, मैं बतौर फजलुर रहमान से मेरे जैसे भी तल्लकात रहे, मैं दारुल उलूम तालीमुल कुरान में मुफ्ती महमूद साहब से अक्सर मेरी गपशप रहती थी, खाने भी होते थे, सब कुछ होता था। भाई फजलुर रहमान साहब, हालात बदल गए हैं, एहतियात बरतें आप। देखें, एहतियात बरतें आप पे भी 2 हमले हो चुके हैं, मुझ पे भी 3 हमले हो चुके हैं। इस मुल्क के सारे सियासी निज़ाम को तबाह बर्बाद करने के लिए कोई भी नाखुशगवार वाक़या कराया जा सकता है। आप एक फ़ोटो सेशन के लिए आ जाते हैं ऐनक पहन के और लंबा सा कोट पहन के। मुल्क को देखें, मुल्क किधर जा रहा है। मुल्क होगा तो आप सियासत कुछ लोगों का ख्याल है नहीं होगी तो फिर आपके साथ कुछ और होगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि मौलाना साहब इसलिए एक्टिव ज़्यादा हो गए हैं एकदम कि क्योंकि उनके तालिबान से हमेशा राब्ते रहे हैं, ताल्लुक़ रहा है, उनके जामिया का भी, उनका अपना भी। तो उनका ख्याल है शायद हुकूमत को उनकी ज़रूरत पड़े आगे, अगर कोई मसाइल हो, कुछ हो, तो वो एक कॉन्डुएट बनेंगे पाकिस्तान गवर्नमेंट की इदारों के दरमियान में और तालिबान के दरमियान में। इसलिए शायद उनको लगता है कि उनका वज़न बढ़ गया है, सियासी वज़न। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखिए, मैंने ये कहा था कि उनकी अहमियत हासिल होगी कि बॉर्डर पर उनके मदरसे हैं, लेकिन तालिबान तो हुकूमत फार्म कर रहे हैं जी। वो तो कह रहे हैं हम ना, देखें, अंडर एस्टिमेट आप कर रहे हैं। अपोजिशन की सियासत और होती है, हुक्मरानी की सियासत और होती है। अब तालिबान किसी अपोजिशन में नहीं है कि वो तो सारी दुनिया के साथ एक राब्ते में जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको तस्लीम किया जाए, उनकी जो माशी बहरान है, उन पर जो पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म की जाएँ,
और उनके जो मामलात जो हैं उनको एक मुख्तलिफ शक्ल से देखा जाता है। वो चाहते हैं उन्हें मुस्बत शक्ल से देखा जाए। फजलुर रहमान उनका क्या स्पोक्स पर्सन बनेगा, वो और उनका मसला ख़राब करेंगे। उनको तो नई फ़ज़ा के नए लोग और अच्छे चमकते और साफ शफाफ चेहरों की ज़रूरत है जो उनका केस दुनिया में लड़ सके। और थके आ रहे और रिंग पिस्टन बैठे हुए चेहरे जो है मेरी तरह, उसकी उनको ज़रूरत नहीं है। शेख साहब, बात चल रही है, जो इत्तलाएं आ रही हैं कि तालिबान ने ख़ुद भी अपनी आम माफ़ी का ऐलान किया है और सुना है कि इस बारे में भी वहाँ पे ये बातचीत चल रही है कि हुकूमत पाकिस्तान से कहा जाए कि इनके लिए भी आम माफ़ी का ऐलान करें, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग जो वापस आके अपनी कार्रवाइयों से बाज आना चाहते हैं। और कुछ इसी किस्म का तासुर उन लोगों को भी मिला है जो आर्मी चीफ़ की ब्रीफिंग में हो के आए हैं, और मुशाहिद हुसैन भी से भी बात हो रही थी प्रोग्राम में। अगर कुछ इस किस्म की प्रपोज़ल आती है कि जो लोग तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हथियार पहन के आम माफ़ी के तहत दोबारा नॉर्मल आइन को, हुकूमत को मानते हुए ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो क्या हमारा जवाब होगा उस पर? मालिक साहब, एक काम जो तालिबान ने किया है कि उन्होंने कहा है कि तमाम लोग हथियार सरेंडर कर दें। टीटीपी ने तो उनको बैत भी किया। सो इसका मतलब है कि टीटीपी के हथियार भी सरेंडर हो गए और वो भी अपने हथियार जमा कराएंगे और सरकारी गाड़ियां वो भी वापस करेंगे। और जो सफ़े मातम है इंडिया की सारी सियासत को आप ये जितने मर्जी इल्ज़ाम दें, आज दुनिया का सबसे बड़ा अदारा ISI है जी। कुछ किया है या नहीं किया, लेकिन उनकी दहशत देखें कि मुसाद में उसकी दहशत है, उसकी पेंटागन में उसकी बातें हो रही हैं, उसकी MI6 में हो रही हैं, सो उनकी CIA में बातें हो रही हैं। सो उनके लिए क्या मसला है? TTP जो है हथियार सरेंडर कर चुकी है, अगर डॉलर कर चुकी है, गाड़ियां अगर उनकी वापस उन्होंने ले ली हैं, ये फैसला करना इमरान खान का काम है कि आया इन लोगों को, चंद लोगों को जो यहाँ से चले गए और जिन्होंने दहशत गर्दी में मुलव्वस नहीं है, जो कत्ल गारत में मुलव्वस नहीं है। लेकिन आप ये भी ख्याल रखें कि उधर से चमन के रास्ते दाइश के लोग आ सकते हैं, क्योंकि लड़ाई एक दाइश की और तालिबान की होनी है। उन्होंने पहले भी लड़ाई इनको दाइश को गजनी में और लूगर में वहाँ डिफीट दी। और अब देखें ना, दाइश जो है लीबिया, इराक, सीरिया, यमन आगे तक बढ़ते चले जाएं, और वो अफ़गानिस्तान की भी नूरिस्तान की पहाड़ियों पे है, और वो निगहार में भी है। निगहार में TTP भी होगी और कन्नड़ में भी TTP होगी, लेकिन दाइश जो है वो नूरिस्तान की पहाड़ियों में और निगहार में है। लेकिन उससे उनकी सुलह नहीं होगी और उनसे उनकी लड़ाई होगी। अभी पहली दफ़ा उन्होंने सारा इलाका जो है वो लिया है, और आज पहला दिन है। देखें, पहले दिन लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। आज फॉरेन मीडिया ने, मैंने पहले 15 दिन खामोशी रही, मैंने कहा मुनासिब नहीं है। वफा और जफा में और दुआ और दगा में एक नुक्ते का फ़र्क होता है। तो कोई गलती, कोई ऐसा ये सवाल कर लेते हैं, अपनी टो को ये फॉरेन मीडिया चलाता है। तो मैंने एहतियात बरती, आज मैंने ये तोड़ा है। कुछ नहीं होने जा रहा। पाकिस्तान के बॉर्डर 2680 किलोमीटर हमारी फेंसिंग है, और 2680 किलोमीटर से हम चाहते हैं वहाँ अमन हो, सुकून हो, सलामती हो। और यही पाकिस्तान, पीस पीस पीस, यही पाकिस्तान के लिए सूट करता है, और अफ़गानिस्तान के लिए भी यही सूट करता है। और ये अल्लाह का, मेरी सोचों के मुताबिक, जो इन्होंने कहा था खून रेजी हो जाएगी, अल्लाह का शुक्र है इमरान खान की ये भी किस्मत अच्छी है कि वहाँ कोई खून रेजी नहीं हुई। और जो आज इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, मैंने फॉरेन मीडिया से कहा है, हमारे पास तो मुल्ला बरादरान जेल में थे जी। अमेरिकन ने कहा कि इनको जेल से निकालो और हमारे साथ मुज़ाकरात की टेबल पे लाओ। मुल्ला बरादरान जेल में थे, और ये जितने नौजवान यहाँ मुहाजिरों में पढ़ते रहे, कई बड़ी माजरत के साथ, मैं अब वज़ीर दाखिला हूँ, रेलवे में होता तो शायद और ज़्यादा बातें कर सकता था। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई ये तालिबान लीडर जो टॉप हैं वो पैदा पाकिस्तान में हुए, पढ़े पाकिस्तान में। इसमें तो पाकिस्तान की खिदमात हैं कि इनको हमने तालीम दी, और अब भी कई पढ़ रहे होंगे। और आपने क्या किया इंडिया ने जनाब? आपने सारी वहाँ दहशत गर्दी की तंजीमों को फंडिंग की,
और आज आके अब हमारे लिए एक BLA चैलेंज हो गया। यहाँ पे वक्त छोटी सी ब्रेक है, लेकिन अभी बहुत बातें भी और भी करनी है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बातें भी रहती हैं, अभी हसास इदारों के बारे में कुछ हसास सवालात भी हैं, वो भी करने हैं। हमारे साथ रहिएगा, शेख साहब बड़े खुल के बातें करेंगे। जी वेलकम बैक टू द शो। अब आप लोगों ने बाज़ाब्ता दरख्वास्त करेंगे कि जो BLA के लोग अफ़गानिस्तान में हैं उनको आपके हवाले किया जाए? और दूसरा, अगर आपके ख्याल में वहाँ जो तालिबान बैठे हुए हैं, अगर वो दाइश के साथ नहीं जुड़ते, तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले, और फिर हथियार फेंक देते हैं, ये सवाल किया आपने, तो यहाँ पे फिर आप भरपूर कार्रवाई। मालिक साहब सवाल किया, पहले इसका जवाब देते हैं, फिर मैं एक और सवाल पूछ लूँगा। देखें, TTP दाइश के साथ ना मिले, ये हमें सोचना होगा। और जो लोग TTP के जेलों में थे उसमें ऐसे लोग भी थे जो उनकी कार्रवाई वो यहाँ से चले गए, नकले मकानी कर गए। और अगर TTP और दाइश नहीं मिलते, और TTP अपना एक अलग स्टांस रखती है, बाकी BLA से हमारी फोर्सेस इंशाल्लाह निपट लेंगी, कोई मसला नहीं है। ये इंडियन की जब पेमेंट नहीं आएगी तो किस चैनल से इंडिया इनको पेमेंट करेगा BLA को, और कैसे करेगा? इंडिया के लिए बहुत बड़ा मुश्किलात का समय है, उसका सत्यानाश हो गया है 40 साल की इन्वेस्टमेंट का। देखें, मैं अभी सारे बॉर्डर्स पे गया था, तो जिस कैंप में था जहाँ मैं सोता था बॉर्डर्स पे, वो भी 1886 में ब्रिटिश ने बनाया था। सिखों को इन्होंने मारा जी, ब्रिटिश को इन्होंने मारा, रशियन को इन्होंने मारा, अमेरिकन को इन्होंने मारा। एक बच्चा जो 2001 में पैदा हुआ, आज 21 में वो 22 साल का जवान है। उससे पहले जो था वो अब 40, 41, 42 साल का जवान है। सो हमारे पड़ोस में एक नई फिजा बनने जा रही है, और ये नई फिजा, शेख साहब वही मेरा सवाल है, कैसे रोकेंगे आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान का इल्हाक दाइश के साथ, खुरासान के साथ कैसे रोकेंगे? देखें, ISIS के जो है अभी तक तो हमें कोई इतला नहीं, क्योंकि सारी बॉर्डर मैनेजमेंट और भी हमें दे दी गई है। हम क्राइसिस मैनेजमेंट सेल भी इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर आ गया, और सिक्योरिटी के लिए NAP भी आ गई है। 2014 से ये गैर मुतर्रक थे इदारे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इनको दोबारा बहाल किया, और बॉर्डर मैनेजमेंट भी इंटीरियर मिनिस्ट्री को दी है। सो ये सारे अदारे इमरान खान के दौर में, इसी 15 तारीख के हालात के बाद 3-4 अदारे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर जन्म पाए हैं। असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि दुनिया को भी हम नहीं छोड़ सकते, और अपने पड़ोस के हालात से भी आंखें नहीं मीच सकते। हमें अपने मुस्तकबिल की जो हमारे तकाज़े हैं, उसके लिए जो पड़ोसी कर सकता है, वो हज़ारों मील दूर बैठा कोई और आदमी नहीं कर सकता। और हज़ारों मील दूर आदमी बैठे की हमेशा से सारी ज़िंदगी मेरी ये राय है कि उनकी ग्राउंड रियलिटी से वो दूर होते हैं। वो फ़ज़ाई मुआयना उनका ज़रूर होता है, लेकिन ज़मीनी जो होता है, अब चीन से हमारी एक दोस्ती है, और हमें सारे मामलात एक दूसरे के हम अंडरस्टैंड करते हैं। और कोई अगर ये सोचे कि हमारे पास ये CPAC कितना बुलंद होने जा रहा है, अगर ये मामला ठीक रहते हैं, तो उनकी अकल जवाब दे जाएगी। सो वी आर ऑन राइट पाथ। हमारी गवर्नमेंट जो है वो सही डायरेक्शन में है। पाक फ़ौज जो है सारी बॉर्डर पे है जी। अब हमारी जो FC और दूसरी फोर्सेस हैं वो पीछे हो गई हैं, और इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है कल परसों से 0 पॉइंट पे आ गई है। कल ही फैसला हुआ परसों के 0 पॉइंट पे भी जो है FIA और इमिग्रेशन होगी, और पीछे आर्मी होगी। हम हर उस आदमी को वेलकम करेंगे जो तोरखम तक पहुंच जाएगा, और उसके पास स्पॉन्सर होगा। अच्छा, वो आगे जाने का आपने CPAC की बात की, थोड़ा सा चमन में मिसमैनेजमेंट हुई। आपने CPAC की बात की, पिछले दिनों आपने कहा कि चीन वाले कुछ नाराज हैं दासू अटैक की वजह से, तो नाराजगी दूर हो गई है कि भी है? मैंने ये नाराज बड़ा सख्त लफ्ज़ है मालिक साहब, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि दाशू के मसले में मैं ज़िम्मेदार आदमी हूँ। दासू के मसले में जो हकीकत थी हमें पहले बयान करनी चाहिए थी। हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है
वो हमारी तरफ से जो बात गई वो उनको अच्छी नहीं लगी। नाराज नहीं हो सकते हम, ठीक ठीक, ना उनका हमारे बगैर गुजारा है ना हमारा उनके बगैर गुजारा है। चीन का एम्बेसडर अभी मैं शायद देखूं तो आया हुआ हो, संडे को वैसे ही आ जाता है। कल वो आर्मी चीफ को मिले हैं और ली शुफोंग और मिस्टर ज़ोहुके, उनसे मेरे ज़ाती तल्लुकात हैं। एज ए मिनिस्टर इंटीरियर नहीं कह रहा, ली फोंग से भी थे। चीन जो है वो पाकिस्तान के साथ यूं है, लेकिन कब इस इम्तहान को हमने चीन को हमारी ज़रूरत पड़े या हमें चीन की ज़रूरत पड़े तो किस तरह हमने छाती से छाती लगा के मुकाबला करना है, अभी वो वक्त नहीं है। अच्छा एक सवाल, अभी यही वक्त है। जी जी जी, जब मैं मोशन पे होता हूँ आप एक सवाल के आगे सवाल भी नहीं करते। नहीं, आप बात खत्म कर लें। आप चाइना की बात कर रहे थे। नहीं मैं आप करें, अब मैं अहमद से करता हूँ, मैं कोई पेपर तैयार करके नहीं करता। चले मेरी माजरत दखल अंदाजी थी। अच्छा ये मुझे बताएं कि फिर मैं थोड़ी सी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करनी है, इसी पे कर लें। तालिबान ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अगर वो दूसरी तरफ उन पे सख्ती रखते हैं और इधर ये हमारा अंदरूनी मामला है, तो क्या ये सही वक्त नहीं है कि भरपूर एक्शन ले के तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो बचे कुचे यहाँ पे एलिमेंट्स हैं उनको ख़त्म किया जाए? मेरा ख्याल है मैं एज ए वज़ीर दाखिला इस पर तबसरा नहीं कर सकता। हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं वो हर किस्म के हल पर बातचीत में हैं, और आज जहाँ तक ये बात पहुँची है ये भी हमारे इदारों का एक बहुत बड़ा रोल है कि हमने उनको बेबस कर दिया है, और इसकी राह क्या तलाश की जाती है और रास्ता क्या निकलता है ये इमरान खान का और पाक फ़ौज के बड़ों का मिलकर फ़ैसला है कि इसको कैसे हैंडल करना है और कैसे इसको सेटल करना है। लेकिन काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ है ये मामला। अच्छा, दोनों इमरान खान भी और पाकिस्तान फ़ौज भी एक ही लाइन और लेंथ पर है और इसके हल के लिए सर जोड़ के बैठे हुए। जी यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और वापस आके ज़रा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे दोबारा कुछ बातें करनी है कि ये हो क्या रहा है और ये कौन किसके साथ राब्तों में है, ये भी बताऊंगा मैं आपको इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। जी शो में एक बार फिर खुश आमदेद। अच्छा एक चीज़ बताएं, मैं थोड़ी सी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे ही बात कर लूँ। ये बिलावल बार बार बात करते हैं और तंज करते हैं बाकी अपोजिशन पे कि हमने इनको कहा पंजाब में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाएं, नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट बुज़दार, और फिर हम सेंटर में आएंगे। वो क्यों पुरुमीद हैं इतने पंजाब के ऊपर? क्या कोई जहांगीर तरीन ग्रुप को देख रहे हैं? और आपके ख्याल में जहांगीर तरीन ग्रुप अपने ऊपर ही खड़ा हुआ है कि उनको किसी की हलाशेरी मिली हुई है? देखिए पाकिस्तान में आम राय पैदा हो जाती है कि इसके पीछे भी कोई है। नवाज़ शरीफ के देखें, नवाज़ शरीफ को अगर इतनी समझ होती कि अफ़गान के उस लीडर को मिला जब अफ़गानिस्तान 4 दिन बाद सरेंडर और अमेरिकन फ़ौजें सरेंडर हो रही थी और उस गनी जो है मुल्ला गनी जो है वो भाग रहा था, प्रोफेसर गनी वहाँ से भाग रहा था, और जब उस उज़्बेकिस्तान में मैंने उसका चेहरा देखा तो वहाँ हमारे इस्लामी दोस्त फ़ौजी भी बैठे हुए थे और प्राइम मिनिस्टर भी थे, और प्राइम मिनिस्टर का भी गेस्ट ठीक था, उसकी हमाइयाँ उड़ी हुई थी। वो तो कह रहा था मैं 10 साल तक लड़ूंगा। मेरा मतलब है ये बुलबुले जो हैं ना, सियासी बुलबुले, ये खबर तो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप मुझे कहें मैं अभी एक ऐसी खबर दे दूं बतौर वज़ीर दाखिला आग लग जाए, लेकिन अगर मेरा ऊपर वाला तवाज़न ठीक है तो मुझे ज़िम्मेदारी का सबूत देना है। ये लोग सारे घिसे पिटे थके हुए, रिंग पिस्टन में कचरा फंसा हुआ, प्लगों में कचरा फंसा हुआ, डेंट पड़े हुए, और ये बॉनेट के जोर पे चलने वाले, ये ख़त्म होने का इनका दौर है। क्या दौर है जी इनका, मुझे बताएं, क्या करेंगे ये? कुछ भी नहीं कर सकते, इनका दौर ख़त्म हो चुका है। इलेक्शन के दौर में कैसा सेटअप होता है, कैसा ढांचा होता है। मालिक साहब 4था साल शुरू हो गया है। ये तो बड़े लीडर हैं ना, ये तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, सड़कें बना दी, सीवरेज बना दी। ठिंगा वोट है सीवरेज का और सड़कों का और उसका। लोग बड़े समझदार हैं, सड़क भी बना देते हैं रातों रात और वोट भी वक्त आने पे। कौम जिम्मेदार है, कौम समझती है कि इस वक्त इमरान खान जो है इंटरनेशनली
उसका स्ट्रॉन्ग होना बड़ी ज़रूरत है। इंटरनेशनली पाकिस्तान का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग तासुर है कि जी इस्टेब्लिशमेंट के पास ऑप्शन कोई नहीं और इसलिए इमरान खान बड़े ताकतवर हैं। और ये कहा जा रहा है कि अगर मुस्लिम लीग नून को शहबाज शरीफ हकीकी तौर पे उनको ताकत मिल जाए और वो लीड करें तो फिर जो उनका मसालियत का फॉर्मूला है उसके बाद वो एक वायबल ऑप्शन बन सकते हैं। क्या आप बड़े सियासी ज़ीरक आदमी हैं, क्या वाकई नवाज अगर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ लेड हो तो वो एक आपको टफ टाइम मिल सकता है और क्या वो ऑप्शन बन सकता है? बिकॉज हर ऑर्गेनाइजेशन का प्लान भी तो होता है ना। देखें मालिक साहब, शहबाज शरीफ के ना हाथ आसमान पे है ना पाँव ज़मीन पे हैं। इसको घर वालों ने ठुड्डा मार देना, पीछे से धक्का देना, जा पुत्र रावी ना कोई आवी जा, ऐसे करके मारना है। देखिए पीछे सियासत जो है मरियम और नवाज शरीफ की भी है जो काबिल कबूल नहीं है। इसको वैसे ही रखा हुआ है कंपनी की मशहूरी के लिए। लारी अड्डा खेल रहा है जी, कभी कौमी हुकूमत बना दो जी, कभी ज़हनी तौर पे ये कंफ्यूज लोग हैं। ये वक्त नहीं है तहरीकों का। और ये चला के देख लें, शहबाज शरीफ तो पैदाइशी तौर पर ही गेट नंबर 4 से नहीं निकला। जिस दिन का आर्मी के गेट नंबर GHQ के गेट नंबर 4 में दाखिल हुआ वही फिरता रहता है, 4 से 6 में आ जाता है, 6 से 7 में आ जाता है, फिर थोड़ा सा टंच बाटे की तरफ निकल जाता है, फिर 4 में आ जाए। उनकी सियासत क्या है? ये पैदा फौज के गमलों में हुए। इनका जन्म जो है फौजी नर्सरियों में हुआ। एक बयान मुझे बताएं कि इन्होंने सियासत की, एक बयान मुझे बताएं कि फौजी नर्सरी में जन्म देने से पहले इन्होंने, ये फौज पे बात करते हैं, ये मुंह और मसूर की दाल, ये बेचते क्या हैं? ये बेचते क्या हैं? पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की अजमत, पाकिस्तान के इस्तेकाम और पाकिस्तान की दिफा के लिए जिस तरह आज तैयार फौज पाकिस्तान की आपको मिलेगी, बॉर्डर पे मिलेगी, दुनिया की कोई फौज इस तरह हार्ड टाइम से नहीं गुजरी। 80,000 लोगों की जानों के नजराने दिए हैं, कोई मजाक है? लाख से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं, हार्ड जॉब कर रहे हैं, सियाचिन से लेके और नूरिस्तान तक आप देखें, कोई मजाक है? ये लोग ऐसे ही मुंह उठ के, मेरा मतलब है 4 कारखाने बना लिए, 2 स्टील मिलें लगा ली, 3 शुगर मिलें लगा ली, हर सियासतदान की शुगर मिलें, चाहे वो कई हमारे साथ भी हैं। मेरा पैदा के अड्डे बनाए हुए हैं इन्होंने, पैदागिरी के लिए अड्डे बनाए हुए हैं इन्होंने। और आज ये जो वावेला बना रहे हैं उसकी बैक में जी, उसके बैक में कोई चीज़ है तो बताएं। ये मुझे बताएं, बार बार आपने GHQ की बात की, गेट नंबर 4 की बात की, तो अगर बिल्कुल इसकी पैदावार है, लेकिन अब मियाँ साहब तो खड़े हो गए हैं ना, वो तो अब उसी गेट नंबर 4 को पढ़ गए हैं, गेट नंबर 6 को पढ़ गए। मैं हजूर आज बाइडेन के खिलाफ बात करूं, पेंटागन के खिलाफ बात करूं, CIA के खिलाफ बात करूं, कांग्रेस के बात करूं, मैं और भी कई जगहों का नाम ले सकता हूं। तो बात इसलिए कि मेरा टीवी वैसे ही फारग है, वो चाहते हैं कोई ना कोई प्रोग्राम लगा रहे, कोई ना कोई दस्तावेजी मसला नहीं है, कोई मेरा मतलब हिस्टोरिकल अफगानिस्तान की हिस्ट्री पे कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई सिर्फ खबरें आ रही है जनाब मेरी, वो वैसे ही देते रहते हैं इस तरह और उस तरह। हजूर सिर्फ इनको टीवी पे जिंदा रहने का शौक है। फौज ने यूं फूंक मारी, इन्होंने 90 के जाविये से नीचे गिरे होना है, घुटनों के बल गिरे होना है। ये सब टोपी ड्रामा कर रहे हैं। एक भाई डेटा हुआ है और दूसरा भाई कंधे पे चढ़ा हुआ है। ये चोरो देखो, ललकार वो सकता है, भगोड़े ललकार सकते हैं पाक फौज को। दुनिया में कोई ऐसा लीडर है? मैं लंदन में जाया करता था तो लोग 5 पाउंड का 10 पाउंड इकट्ठे करते थे गले में। मैंने कहा ये क्यों इकट्ठे करते हो? मैनचेस्टर, बर्मिंघम। वो कहता बाबा जी जड़े ना उमर नाले नो कह रहे मेरी लाश पाके। फिर मैं ओवरसीज मिनिस्टर बना, मैंने लाश को फ्री किया कि पाकिस्तान की लाश PIA से मुफ्त आए, वरना बाबे सारी जिंदगी शेख साहब एक बात बताएं थे कि पता अगर मियाँ साहब वापस आ जाएं, उनको जाती मसला तो बड़ा पड़ेगा, लेकिन अगर वो पाकिस्तान में आके जेल में बैठे हों तो ज़्यादा आपकी गवर्नमेंट के लिए मुसीबतें नहीं पैदा कर सकते? आपके लिए सियासी तौर पे तो ज़्यादा मुश्किल दौर आएगा ना अगर वो वापस आ जाएं। सर जी वो इलेक्शन के दिनों में आ सकते हैं अगर सूरत हाल उनके लिए रही आखिरी 1-2 महीने आने के लिए। और ताउल्ला शाह बुखारी थे ना, तो वो जलसों में कहा पड़ते थे
कि शाह जी तकरीर करें तो वाह शाह जी वाह शाह जी, जेल में हो शाह जी तो आ शाह जी आ जी, और जेल में हो रहा है तबाह शाह जी। और सर इनका टाइम ख़त्म हो गया मलिक साहब, मुक गई सवारी, गड्डी टुर गई है। शेख साहब एक बात, मसला सिर्फ टीवी प्रोग्राम है। एक बात बताएं आप, इनका मसला इलेक्शन के नज़दीक क्या होगा? जिस फौज को ये ललकार रहे हैं वो अगर आंख का एक इशारा कर दे तो आधी नून लीग जो है वो सर के बल, क्या कहते हैं, घुटनों के बल लेटी हो। वो कहते हैं ठीक है लगे रहो, कोई थ्रेट नहीं है भाई। चौथा साल लग गया। ये उस्मान बुज़दार को कहते थे, मैं कहता हूं पाकिस्तान का तो आप कह रहे हैं ये बार बार फौज से बात कर रहे हैं, फौज बात नहीं कर रही इनसे। देखें मेरा हल्का बड़ा हसास है, फौज राब्ते ज़रूर रखती है, ये उसका काम है। देखें फौज तो कभी दरवाजे बंद नहीं करती, लेकिन जिम्मेदारी का मसला जो करना है वो फिर उनका एक पूरी स्ट्रेटजिकल उनके डिसीजन होते हैं। बाकी उनके साथ सारे आदमी राब्ते में। मैं चैलेंज करता हूं, मालिक के प्रोग्राम में चैलेंज करता हूं, 2 चैलेंज करता हूं आपके प्रोग्राम। एक बंदा भी बताएं जिसने जो फौज की नर्सरी से और GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार ना हो और उसने इससे राब्ते ना रखे हों। और दूसरा आज का चैलेंज करता हूं कि तमाम लोग राब्तों में होते हैं, तमाम लोग राब्तों में हैं, और मेरी राय ये है, ये खान साहब की राय नहीं है, मासरत चाहता हूँ, वो मुझ पर खफा होते हैं कई मसलन, कि ये राब्ते रहने चाहिए, इनकी भी ज़रूरत पड़ जाती है। अगर मुल्क के हालात में कोई बड़ी पेशबंदी आ जाती है, दुनिया सियासत में बड़ी, 2 चैलेंज मैं करके जा रहा हूँ। जिस दिन मर्जी आपके प्रोग्राम में आए, मैं डेट वाइज इनका, मैं अफगानिस्तान पे सबसे ज़्यादा बाखबर आदमी हूँ, लेकिन बोलूँगा नहीं, क्योंकि मेरी इस वक्त जिम्मेदारी मुख्तलिफ है और इनको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और मेरा हल्का इंतखाब है, गेट नंबर 4 में आता है मेरे में, तो मुझे सारी खबर है। अगर कोई ये चैलेंज करता है कि हम राब्ते आपने मालिक साहब, आपने ये सुना है कि वेली रन परोने जोगी जो फारग औरतें होते हैं वो इसी तरह करी रहती है कि सकीना दाए हो गया थे, वो जुलेखा दाए हो गया थे। आपका हल्का हसास है, इसलिए मैं आखिरी सवाल भी हसास करूंगा। आपने बात की ये फौज के राब्ते भी होने चाहिए, फौज को रखना चाहिए, कुछ पता नहीं होता क्या हो। जब लास्ट एक्सटेंशन हुई थी तो उसकी वजूहत ये बताई गई थी आर्मी चीफ की कि अफ़गानिस्तान और कश्मीर की सूरत बड़ी इंपॉर्टेंट है। अफ़गानिस्तान की सूरत अब और भी इंपॉर्टेंट हो गई है सब कुछ। तो फिर क्या अगले साल आपके ख्याल में 64 साल उम्र कर देनी चाहिए आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की? ऑलरेडी 64 साल है मालिक साहब। मैं तो आपसे बड़ा इम्प्रेस था, मैं तो आपको पढ़े लिखे और जिम्मेदाराना मैं हसास तरीके से बात को जान के थोड़ा सा फेर रहा था। तुसी चाहते हो मैं डायरेक्ट पूछ रहा, चलो मैं पूछ लेना। मेरा मतलब है आपके ख्याल में कि आर्मी चीफ का एक्सटेंशन उन्हें क्या पोलिया मैडा भी पोला नहीं, उन्हें क्या पोलिया मैडा भी पोलिया नहीं, और बचिया बच के खेलना है। मैं 3री जमात में पढ़ता था तो मेरा जो शाह मास्टर था ना, छाछ सा बड़ा बेचारा, उसने कहा शेख रशीद तू बड़ा हो गया ना, अहम बंदा बनना है, पर मैं तेनों एक गल जरूर करना, खेडी बच के, बचिया बच के। ये 3री जमात के मास्टर ने मुझे कहा कि बचिया बच के। सो आप जो मुझसे बड़ा सवाल करने जा रहे हैं, ऑलरेडी उम्र 64 साल है और फैसला क्या होता है ये इमरान खान जाने और अल्लाह जाने। इंसान कुछ सोचता है, खुदा की मंजूरियों से फैसले होते हैं। हम सब आपकी क्या आपकी वो चाहता है तो इज्जत मिलती है, वो चाहता है तो इज्जत मिलती है। इमरान खान आपसे तो जरूर पूछेंगे, इमरान खान आपसे तो जरूर पूछेंगे। बहुत सारे फैसले इमरान खान छाती के साथ लगा के खेलता है। बहुत सारे लोग इमरान खान को समझ नहीं सके। मैं अकेली वोट का वजीर हूँ, लेकिन मुझे खुशी और फ़ख्र है कि वो मेरी बात सुनता है और मेरी बात को वजन देता है। अगर ना दे तो मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए शेख साहब, बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने का, हमेशा की तरह खुली डुली बातचीत। नाज़रीन, इस पर कोई कंक्लूजन नहीं चाहिए, बड़ी खुल के बातें हुई हैं। सो आप अपने फैसले खुद ही कर लीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।